कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन और जागृति के बीच हुई कुछ खट्टी मीठी बातों के बाद जागृति का हुआ सामना एक ऐसे इंसान से जिससे उसकी पहली मुलाकात ही काफी खुश्क थी उसके लिए। इस बीच आर्यमन ने मजबूर किया उस शख्स को जागृति से सॉरी फील करने के लिए। जागृति के दिल में पैदा हुई जेलेसी की भावना। तो क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। आर्यमन और जागृति के बीच नजदीकियां तो थी, लेकिन जागृति आर्यमन से हमेशा की तरह दूर ही भागना चाहती थी। आर्यमन ने जागृति के होंठों पर ठहरी उस चमकती हुई पानी की बूंद को अपने एक अंगूठे से पोंछ दिया। आर्यमन ने रोशनी की चमक में जागृति के उस खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए कहा, जागृति, इस वक्त हम घर पर अकेले हैं। जागृति ने आर्यमन के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, कहना क्या चाहते हैं आप? आर्यमन ने शरारत भरे लहजे में जागृति के चेहरे पर 2 उंगलियां फिराते हुए कहा, यह मैं तुम्हें बोलकर नहीं, करके बताता हूं। आर्यमन ने जागृति के चेहरे के नजदीक झुकते हुए उसके होंठों को नजाकत से छुआ। आर्यमन की इन नजदीकियों से जागृति को उसके होंठों की तपिश अपने होंठों पर महसूस हो रही थी। आर्यमन ने इस पल भर की किस के बाद जागृति के होंठों से दूरी बनाते हुए उससे कहा, जागृति, निवान की कस्टडी केस के बाद मैं तुम्हें एक स्पेशल सरप्राइज देने वाला हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें वो बेहद पसंद आने वाला है। आर्यमन के मुंह से यह बात सुनने के बाद वो जागृति के अंदर जानने की उत्सुकता को पैदा होते हुए महसूस कर रहा था। जागृति ने आर्यमन से पूछा, ऐसा भी क्या है? ऐसा कौन सा सरप्राइज देना चाहते हैं आप मुझे? आर्यमन ने जागृति को बड़े ही प्यार से समझाया, यू हैव टू वेट जागृति। इतनी आसानी से अगर तुम्हें वो सरप्राइज मिल जाएगा तो तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे पर मैं खुशी कैसे देख पाऊंगा? सो हैव सम पेशेंस। जागृति समझ चुकी थी कि वो लाख कोशिशों के बाद भी आर्यमन के मुंह से ये सब नहीं निकलवा सकती जब तक वो खुद ना एक्सेप्ट करना चाहे। जागृति ने आर्यमन को टालते हुए कहा, वो ब्रेकफास्ट की प्लेट खत्म हो जानी चाहिए जब तक मैं लौट कर आऊं। गॉट इट? आर्यमन अपनी एक आईब्रो चढ़ाए जागृति की बातों को सुनकर बस उसे देखता ही रह गया और जागृति उसे ऑर्डर देकर जा चुकी थी। आर्यमन ने भी अब जागृति की बात मानते हुए अपने कदम वहां से उस टेबल की तरफ बढ़ा दिए। आर्यमन सुकून से अब बैठकर खाना खा रहा था। इधर जागृति नीचे आई ही थी कि घर की डोरबेल बजी। घर के एक सर्वेंट ने डोर खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर जागृति का चेहरा बन चुका था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नियति थी। नियति घर में कदम रखती उससे पहले ही जागृति आकर नियति के सामने खड़ी हो चुकी थी। नियति ने जब जागृति को अपना रास्ता रोकते हुए देखा तो उसने जागृति के सामने अपने दोनों हाथ बांधते हुए पूरे एटीट्यूड में कहा, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब तुम एक रूम में बंद वॉशरूम के अंदर सुबक सुबक कर रो रही थी, और अब देखो मेरे सामने ऐसे खड़ी हो जैसे इस घर की मालकिन हो। लगता है वो थप्पड़ भूल गई हो तुम। जागृति ने भी नियति को पूरा एटीट्यूड में जवाब दिया, जिस हक से मैं यहां खड़ी हूं तुम्हारा रास्ता रोककर, वो हक मुझे आर्यमन नहीं दिया है। और तुम्हें वो सब शायद याद नहीं कि आर्यमन ने तुम्हें किस तरह से इस घर से निकाला था। आई एम अमेज्ड कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहां कैसे आ गई। मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत बेशर्म हो तुम। जागृति की ये जली कटी बातें सुनकर नियति का चेहरा अब तक बिगड़ चुका था। नियति ने पांव पटकते हुए जागृति से कहा, विल यू प्लीज लीव माई वे, या मैं आर्यमन को कॉल करूं? जागृति ने भी अपने हाथ बांधते हुए उसका रास्ता घेरते हुए उससे कहा, करो कॉल। मैं भी देखती हूं कि आर्यमन कैसे तुम्हें इस घर में आने देते हैं। जब तक तुम अपने उस किए पर सॉरी फील नहीं करोगी तब तक इस घर में नहीं आ सकती। नियति और जागृति के बीच होती गहमा गहमी अब तक आर्यमन के पास एक सर्वेंट ने पहुंचा दी थी। आर्यमन जो अभी बस ब्रेकफास्ट करने के बाद नहाकर बाहर ही आया था, सिचुएशन सुनकर वो रुक नहीं पाया। उसे अच्छे से पता था कि जो नियति ने जागृति के साथ किया था उसके बाद जागृति का रिएक्शन तो काफी स्ट्रांग होगा। आर्यमन को सिचुएशन संभालनी ही थी। आर्यमन अपने गीले बालों में हाथ निकालते हुए सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ चुका था। जब जागृति और नियति दोनों की नजरें उम्मीद के साथ आर्यमन के ऊपर ही टिकी हुई थी। आर्यमन को यह सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी क्योंकि जागृति नियति का रास्ता रोककर खड़ी थी, जबकि आर्यमन के पास उसके डैड का स्पेशली कॉल गया था कि नियति मुंबई आने वाली है। उन्होंने आर्यमन को बोल दिया था कि नियति कुछ दिन के लिए उनके साथ उनके घर पर ही रुकेगी। आर्यमन अपने डैड की बात को नहीं टाल सकता था और जागृति के साथ जो नियति ने किया था उसे भी इग्नोर नहीं कर सकता था। आर्यमन इस वक्त बीच में फंस चुका था, लेकिन वो कहावत है ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में फैसला बंदर को ही करना होता है, तो इस वक्त ये रोल तो आर्यमन को ही निभाना था।
आर्यमन अब तक दोनों के बीच में पहुंच चुका था। आर्यमन ने जागृति से कहा, जागृति लेट हर इन। क्यों रास्ता रोका हुआ है तुमने नियति का? आर्यमन के मुंह से यह बात सुनने के बाद जागृति आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर ही देख रही थी। जब आर्यमन ने सामने खड़ी नियति से कहा, नियति, जागृति इज राइट, यू शुड अपोलोजाइज टू जागृति। आर्यमन के मुंह से यह बात सुनने के बाद अब नियति आर्यमन को हैरानी से देख रही थी। नियति ने सिर्फ उसे आंखें निकालकर घूरा ही नहीं, बल्कि उसने आर्यमन से कहा, मैं? और माफी, वो भी जागृति से? ऐसा भी क्या गलत किया था मैंने? आर्यमन ने नियति को याद दिलाया, तुमने जागृति को स्लैप किया था, शायद तुम भूल चुकी हो। अब जब तक तुम उस बात की जागृति से माफी नहीं मांग लेती, इस घर में मैं तुम्हें आने नहीं दे सकता। जागृति मेरी वाइफ है और कोई मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्यमन के मुंह से निकली ये बात सुनने के बाद तो जागृति के चेहरे की मुस्कुराहट गर्व से और भी चौड़ी हो गई। नियति ने आर्यमन की बात का फौरन जवाब दिया, लेकिन आर्यमन, वो सब हुआ था तब जागृति तुम्हारी पत्नी नहीं थी, और अब तो हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जागृति तुम्हारे सामने है, इसके गाल पर थप्पड़ का कोई निशान नहीं है। नियति की यह बात सुनने के बाद अब जागृति आग बबूला हो गई। जागृति ने अपनी उंगली नियति के सामने पॉइंट करते हुए कहा, पहले तो मैं कैद में थी जब तुमने वो सब करने की हिम्मत की थी, लेकिन अब तुम मुझे हाथ लगा कर दिखाओ। मैं तुम्हारे ये हाथ किसी और काम में इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ूंगी। आर्यमन को वहां का माहौल गर्म होता नजर आ रहा था। आर्यमन ने बात को संभालते हुए बीच में कहा, नियति, आई थिंक यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एंड अपोलोजाइज टू जागृति। नियति ने अपने आप से कहा, कभी कभी जरूरत में गधे को बाप बनाना पड़ता है। नियति, तुझे आंटी की बात याद है ना? अगर आर्यमन के नजदीक आना है तो उसके घर में एंट्री लेना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आंटी ने अंकल से बोलकर बड़ी मुश्किल से आर्यमन को मेरे इस घर में रहने के लिए मनाया है। से सॉरी नियति, से सॉरी। आर्यमन और जागृति दोनों ही नियति के चेहरे की तरफ देख रहे थे जब आर्यमन ने नियति के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हो गई तुम्हारी कैलकुलेशन तो प्लीज डू इट, क्योंकि मुझे अपना पूरा दिन यहां नहीं गुजारना। नियति ने अपनी जुबान पर जोर देते हुए जागृति से कहा, आई एम रियली सॉरी जागृति। जागृति ने इतराते हुए अपने हाथ बांधे और नियति से पूछा, किस बात के लिए माफी मांग रही हो नियति जी? प्लीज मेंशन। आर्यमन ने जागृति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स जागृति, इतना काफी है, हो गया बस। लेकिन जागृति ने आर्यमन के दोनों हाथों को अपने कंधों से झटकते हुए कहा, नहीं आर्यमन, आपको याद है उस दिन आपने मुझसे क्या कहा था? मुझे उसे जवाब देना चाहिए था, मेरे हाथ नहीं बंधे थे। अब अगर ये मैडम मेरे सामने सॉरी फील कर ही रही है तो मैं इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ? आर्यमन अच्छे से जानता था कि नियति के लिए पहले तो सॉरी बोलना ही बहुत मुश्किल काम था, उसके ऊपर से अपने किए को दोहराते हुए सॉरी फील करना तो नियति के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। आर्यमन ने अपने एक सर्वेंट को आवाज दी, हे कम हियर, मैडम का सारा सामान आउट हाउस में रखवा दो, मैडम वही रहेंगी। आर्यमन की ये बात सुनते के साथ न जाने नियति के पास कहां से हिम्मत आई, उसने बिना सांस लिए बोल दिया, जागृति, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। जागृति का मुंह खुला का खुला रह गया था नियति जैसी लड़की के मुंह से इस तरह से सॉरी सुनकर। अभी थोड़ी देर पहले तो वो उससे बहस कर रही थी और उसकी नजरों में जरा भी गिल्ट नहीं था, और अब वही नियति जागृति से इतने डिटेल में सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए सॉरी फील कर रही थी। जागृति सोच में थी जब आर्यमन ने उसकी कलाई को थामते हुए उससे कहा, चलो जागृति, मुझे तुमसे काम है। आर्यमन जागृति को उसकी कलाई से खींचता हुआ ले जा रहा था, लेकिन जागृति की नजरें अभी भी नियति पर ही थी, क्योंकि आर्यमन ने उसके सामान को आउट हाउस में शिफ्ट करने के ऑर्डर के फौरन बाद ही उसने जागृति से माफी मांग ली थी। कहीं ना कहीं जागृति को नियति की इंटेंशन का अंदाजा तो हो चुका था। आर्यमन के लिए यह सिर्फ उसके डैड की एक रिक्वेस्ट थी जो उसने पूरी की थी, लेकिन जागृति इसके पीछे की इंटेंशन को कुछ समझ रही थी। आर्यमन ने सर्वेंट से नियति के सामान को रूम में रखने का ऑर्डर देते हुए कहा, मैडम का सामान उनके रूम में रख दो जिस रूम में वो हमेशा रुकती है। आर्यमन के मुंह से यह बात सुनते ही जागृति की आईब्रो गुस्से में तन चुकी थी। जागृति ने आर्यमन से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। क्या कहा आपने? मैडम जिस रूम में रुकती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या वो अक्सर यहाँ आती जाती है क्या? ये घर है या धर्मशाला जो उसका जब मन चाहता है वो आती जाती रहती है? जागृति अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश में ये सब बोल रही थी और आर्यमन गुस्से में तिलमिलाई जागृति की कलाई थामे उसे अपने रूम में ले आया था। अब उसे ही पता था कि वो कैसे जागृति के गुस्से को शांत करेगा, लेकिन
फिलहाल जागृति की जेलेसी देखकर आर्यमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जागृति चाहकर भी अपने अंदर की इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। क्या नियति के आने से दोनों के बीच पैदा होगी प्यार की फीलिंग्स? क्या इंटेंशन लेकर आई है नियति आर्यमन के घर? क्या परिधि होगी राजी निर्मय मेहरा के अगेंस्ट गवाही देने के लिए? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में। आज के भाग से आपके लिए सवाल, क्या जागृति की जेलेसी लाएगी उसे आर्यमन के करीब? क्या लगता है आपको? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कहानी में मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जल्दी से शेयर कर दो। और हां, बने रहो हमारे साथ कैंडिड अमन के साथ।